5 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में भाषण देते वक्त विपक्ष के शोर और हंगामे के बीच खुलकर कहा था, अभी आप मुझे नहीं जानते हैं। उस वक्त विपक्ष नारे लगा रहा था, मोदी अडानी भाई भाई। और प्रधानमंत्री नारों के बीच ही भाषण देते हुए चिता रहे थे, अभी आप मुझे नहीं जानते हैं। इसके मतलब उस वक्त तो किसी को समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन अब जो राजनीतिक मोड़ एक के बाद एक आ रहे हैं, उसने शायद मोदी सत्ता के भीतर बेचैनी पैदा कर दी है। एक ऐसी बेचैनी जिसे उसे नजर आने लगा है कि अगर विपक्ष एकजुट रहा, इंडिया काम करने लगा, तो क्या पार्लियामेंट के भीतर बल्कि तमाम राज्यों में जहां जहां गठबंधन की स्थिति मजबूत है और साथ में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, तो बीजेपी के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। इससे बचने के रास्ते क्या हो सकते हैं और प्लानिंग क्या हो सकती है? मोदी सत्ता क्या उसी राह पर चल पड़ी है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी चीफ की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों पहले ही कहा, यह नियुक्ति, यह एक्सटेंशन गैर कानूनी है। और आज उसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सरकार ने यह कहकर खटखटाया कि तुरंत सुनवाई कीजिए, हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, हम ये चाहते हैं इस मुद्दे को आप सुने। और मुद्दा है कि जिस ईडी चीफ की नियुक्ति और एक्सटेंशन को, संजय कुमार मिश्रा, उनकी नियुक्ति को आपने गैर कानूनी करार दिया था और 31 जुलाई को उनको रिटायर होना है, तो हम ये चाहते हैं कि उनका कार्यकाल नवंबर तक चले। और नवंबर तक क्यों चले, तो इसके लिए आप सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्त दे दिया, कल 3:30 बजे हम सुनवाई करेंगे। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। वह कौन सी प्लानिंग है और पर्दे के पीछे वह कौन से तंत्र मंत्र अपने तौर पर, राजनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं, आज इसे समझने की जरूरत है। अगर इंडिया मजबूत हो चला है, तो क्या मोदी सत्ता उस मजबूत होते इंडिया को गिराना नहीं चाहेगी, तोड़ना नहीं चाहेगी, राजनीतिक तौर पर और तमाम संवैधानिक संस्थानों के जरिए उसे डामाडोल नहीं करेगी? अगर करेगी तो क्या कर सकती है? ईडी एकमात्र इस दौर में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है। और जब ईडी की नियुक्ति को गैर कानूनी करार दिया गया, तो उसके बाद एक के बाद एक तमाम दस्तावेज, डाटा निकल कर आने लगे कि क्या वाकई संजय मिश्रा की नियुक्ति इसी बात को लेकर हुई, या उन्होंने तैयारी इसी बात को लेकर की कि विपक्षी राजनीतिक दलों को ऊपर कैसे नकेल कसी जाए। और सभी की फाइल एक एक करके खुलती चली गई। लेकिन ध्यान दीजिए, पहले राउंड में सिर्फ पूछताछ हुई है, तो क्या दूसरे राउंड में गिरफ्तारी होने वाली है? दूसरे राउंड में क्या सभी को जेल भेजा जाएगा? और अगर इंडिया को तोड़ना है, तो उनके इन तमाम पॉलिटिकल छत्रप जो हैं, उनको जेल के भीतर डाल दिया जाए और 2024 को लेकर करप्शन को ही मुद्दा बना दिया जाए। प्लानिंग बड़ी सटीक है, क्योंकि जिन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ को गैर कानूनी करार देते हुए दिया था मौजूदा वक्त में, उसके उलट नई परिस्थिति क्या सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर सकती है? हमें लगता है कि आज तमाम डॉक्यूमेंट के आसरे एक एक चीज को परखने की कोशिश कीजिए। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम और दिल्ली पुलिस स्थापना नियम संशोधन को सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस समय तक सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपने यहां सुरक्षित रखा हुआ था। यानी तब तक यह फैसला नहीं आया था। उसके बाद या उसी दिन कहें, सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी कि अब ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल और सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक रह सकता है। तो संजय मिश्रा 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर नौकरी करते हुए थे। उसके बाद 2020 में जब वो रिटायर होने लगे, तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। और एक्सटेंशन देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अपनी बात को रखा कि 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई। लेकिन उसके बाद के 2 एक्सटेंशन गैर कानूनी थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस नियुक्ति को गैर कानूनी करार दिया, अब उसी नियुक्ति को दोबारा नियुक्त करने की इजाजत क्या सुप्रीम कोर्ट दे देगा? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि एक तरफ ईडी के पास वो तमाम फाइल तैयार है। ईडी के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं, जिनके कार्यकाल 31 जुलाई तक है, यानी संजय कुमार मिश्रा, उन्होंने जिन नेताओं पर काम किया है, जिन नेताओं की फाइल तैयार की है, जाहिर तौर पर कोई नया ईडी डायरेक्टर आएगा तो वो अपने अधिकारियों को अपने अनुकूल बनाएगा। चली आ रही परंपरा से उलट वो पूरी फाइलों को टटोलना शुरू करेगा। एक लंबा वक्त निकल जाएगा और मौजूदा स्थिति जो राजनीतिक तौर पर हो चली है, उसमें ईडी के पास वक्त की कमी है। सही मायने में सरकार के पास भी वक्त की कमी है। वो जान रही है, समझ रही है कि दरअसल संजय मिश्रा अगर पद पर बरकरार रहते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट 5 साल तक ईडी का डायरेक्टर कोई रह सकता है, इसको सहमति दे चुके हैं, तो अब उन्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कल फैसला इसी बात को लेकर होना है। लेकिन अगला सवाल यह है, सरकार की प्लानिंग क्या वाकई इंडिया को तोड़ देने की है? और ईडी बिल्कुल उस बिसात को बिछा चुका है।
9 राज्य 10 नेता अगर एक एक को परखना शुरू करें तो उसके ऊपर लगे जो आरोप है और ईडी के पास जो फाइल है, पहले आप उसे समझ लीजिए, उसके बाद टेक्निकलिटीज में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन ईडी जिन 10 नेताओं को लेकर काम कर रही है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और अगर उनके अपने राज्य के चुनाव पर उनकी अपनी साख पर बट्टा लगता है, तो क्या वाकई मोदी सत्ता ईडी के जरिए उस बिसात को बिछा चुकी है और इसीलिए उन्हें संजय मिश्रा चाहिए, इसीलिए वह इस ईडी चीफ को खोना नहीं चाहती है। नेताओं की फहरिस्त को जरा समझिए। शरद पवार, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सारे नाम ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हुए हैं, यह कहकर कि इन नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और इनकी फहरिस्त 125 नेताओं के तौर पर है। लेकिन यहां बात सिर्फ उन 10 नेताओं की, जिन 10 नेताओं की फाइल वैसे ही खुल जाएगी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देगा कि नवंबर तक बने रह सकते हैं संजय कुमार मिश्रा पद पर। उसके पीछे सरकार कौन से कारण, कौन सी वजह बताएगी, वो बाद में बात होगी, लेकिन नेताओं का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। शरद पवार, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम को लेकर, अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल के भीतर नियुक्ति का मसला है और कोयला स्कैम का मसला, दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया है। ईडी के जरिए फाइल तैयार है। तेजस्वी यादव, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन, मनी लॉन्ड्रिंग को इससे भी जोड़ दिया गया। करप्शन के होते हुए सीबीआई ने अपने तौर पर हरी झंडी दी, ईडी ने उसे पकड़ लिया। उद्धव ठाकरे के साले हैं श्रीधर माधव पाटनकर, जो श्री साईं बाबा गृहिणी मिली प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। तकरीबन 7 करोड़ के तो एसेट इनके सीज भी किए जा चुके हैं, यानी फ्रीज किए जा चुके हैं। इनकी भी गिरफ्तारी इस रूप में हो सकती है और इससे उद्धव ठाकरे कितना हिलेंगे, उनकी पत्नी के भाई है वो। फारूक अब्दुल्ला, क्रिकेट स्कैम यानी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन फंड के हेरफेर का मामला है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में ले आया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तकरीबन 391 करोड़ की संपत्ति तो फ्रीज की जा चुकी है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तकरीबन 1500 करोड़ का है। यह जमीन से जुड़ा मामला है जो गुरुग्राम यानी गुड़गांव के भीतर मनेसर का इलाका है, नौरंगपुर का इलाका है, लखनुला का इलाका है। यहां पे जो जमीन दी गई और किस रूप में बिल्डर्स को सौंपी गई, उससे जुड़ा हुआ मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, 2000 करोड़ के जो पूरा शराब घोटाला है उसको लेकर पॉइंट दर पॉइंट ईडी ने दस्तावेज क्रिएट किए हुए हैं। 3 आईएएस को वह जेल में डाल चुकी है। जो सबसे करीबी थे उसमें एक रेणु थी जो शनिवार के दिन गिरफ्तारी हुई, उससे पहले सौम्या थी, उनकी गिरफ्तारी हुई, उससे पहले एक और आईएएस की गिरफ्तारी हुई। तो इर्द गिर्द की घेराबंदी के बाद अब मुख्यमंत्री तक पहुंचना है, तो यह नाम भूपेश बघेल का है 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर। अशोक गहलोत जी, राजस्थान के भीतर ईडी कई बार गई लेकिन अशोक गहलोत का दरवाजा नहीं खटखटा पाई। तो उनके भाई अग्रसेन गहलोत, फर्टिलाइजर स्कैम आज का नहीं है, 2007-2009 का है और यह मलेशिया और वियतनाम से जोड़ा जा चुका है, जो ईडी की फाइल बतलाती है। तो यह भी उस दायरे में आ गए। उसके बाद है कर्नाटक के डीके शिव कुमार, इनके एजुकेशन और इनके तमाम एस्पेक्ट को लेकर तो पूरी फाइल लगातार तैयार है। चुनाव के दौर में भी इन्हें बुलाया जा रहा था। और जो आखिरी नाम है वो अरविंद केजरीवाल का नाम है। अरविंद केजरीवाल शराब नीति के मद्देनजर उनकी भी गिरफ्तारी कभी भी किसी रूप में हो सकती है, जहां वो घातक दिखाई देने लगे। जब तक राजनीतिक तौर पर जो घातक नहीं है उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।